प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसराइल और हमास के युद्ध के बारे में। इसराइल और हमास का युद्ध पिछले 9 महीने से चल रहा है। इस युद्ध में अब तक इसराइल को बड़ी कामयाबी मिली है। इजरायली सेना रेडियो ने दावा किया कि शनिवार को उसने हमास की सैन्य शाखा इज्जादीन अल कसम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद दीफ को निशाना बनाया है। कथित तौर पर वो इसमें मारा गया है। दक्षिण गाजा के खान यूनिस इलाके में एक हवाई हमले में वो निशाना बना है। इस हमले में 70 लोगों की मौत हुई है। इजरायली मीडिया ने बताया कि हमास के खान यूनिस ब्रिगेड का कमांडर राफा सलामा भी इजरायली हमले का निशाना था। सऊदी समाचार आउटलेट अल हदत ने बाद में बताया कि सलामा मारा गया है। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि हमले में दीफ निशाना बना या नहीं। वर्तमान में वो किस हालत में है यह भी ज्ञात है। फिर भी आईडीएफ ने आर्मी रेडियो को बताया कि हमले के लिए बहुत सारी तैयारियां की गई थी। यह हमला अपने आप में बहुत सटीक था। लगभग कुछ घंटे पहले ही खुफिया जानकारी मिली थी। आर्मी रेडियो संवाददाता डोरेन कादोश ने बताया कि हमले की जगह पर कोई बंधक नहीं था। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 2 सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि दीप को मारने का प्रयास तब हुआ जब वो सुरंग की जगह जमीन के ऊपर था। आर्मी रेडियो ने कहा कि दीफ और सलामा इलाके में विस्थापित लोगों के तंबू के पास एक इमारत में छिपे थे। सुरक्षा अधिकारी को हवाला देते हुए आर्मी रेडियो ने कहा कि आईडीएफ को अनुमान था कि हमले में से दर्जनों लोग मारे जाएंगे, फिर भी उन्होंने एयर स्ट्राइक की। हालांकि बाद में बताया गया कि हमले में मारे गए दर्जनों लोग सक्रिय हमास आतंकी थे जो दीफ और सलामा की सुरक्षा में काम करते थे। इसराइल के इस हमले को हमास ने नकार दिया है। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मोहम्मद दीफ को निशाना बनाकर किए गए हमले को बकवास बताया है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अबू जुअरी ने बताया कि मारे गए सभी लोग नागरिक हैं। जो कुछ भी हुआ है वो अमेरिका का समर्थन और दुनिया की चुप्पी है। उन्होंने कहा कि हमला दिखाता है कि इसराइल को युद्ध विराम समझौते में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि हमले में लगभग 71 लोग मारे गए और 279 से ज़्यादा घायल हुए हैं। ये हम बात करें कौन है मोहम्मद दीफ। इसराइल ने शनिवार को गाजा में एक बड़े हवाई हमले में हमास के सैन्य प्रमुख और 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड मोहम्मद दीफ को निशाना बनाया है। इसराइल की सेना आईडीएफ ने इसकी पुष्टि किया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दीफ मारा गया है या नहीं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि हमले में कम से कम 71 फिलिस्तीनी मारे गए और 279 घायल हुए हैं। इसने कहा कि हमला दक्षिणी गाजा में युद्ध विस्थापितों के एक शिविर पर हुआ है। वहीं हमास के मीडिया कार्यालय ने कहा कि हमले में कम से कम 100 लोग मारे गए और घायल हुए हैं, जिसमें नागरिक आपातकालीन सेवा के सदस्य भी शामिल हैं। इजरायली सेना ने कहा कि वह रिपोर्ट की जांच कर रही है। हालांकि उसने कहा कि जहां दीएफ को निशाना बनाया गया वह हमास के कब्जे वाला इलाका था और ज़्यादातर लोग चरमपंथी थे। इसराइल का मोस्ट वांटेड है मोहम्मद दीएफ 7 अक्टूबर 2023 को अभूतपूर्व आतंकी हमले के बाद से ही इसराइल की टॉप लिस्ट में है। इसराइल के अनुसार दीफ ने ही 7 अक्टूबर को हमले की योजना बनाई थी। इजरायली सेना के रेडियो ने बताया कि दीफ खान यूनिस के पश्चिम में स्थित अल मवासी की एक इमारत में छिपा हुआ था। वहीं हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसराइल की दीफ को निशाना बनाने के दावे को झूठा बताया, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की कि हमास नेता इमारत में मौजूद था या नहीं। अबू जुअरी ने राइटर्स से बातचीत में सभी शहीदों को नागरिक बताया और हमले की तुलना नरसंहार से की है, जिसे अमेरिकी समर्थन प्राप्त था। दीफ के कद का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि हमले के बाद इजरायली पीएम के कार्यालय ने बयान जारी कर पूरे दिन सुरक्षा वार्ता करने की बात कही। हमास की मिलिट्री विंग का प्रमुख मोहम्मद दीफ इसराइल के मोस्ट वांटेड दुश्मनों की लिस्ट में शीर्ष में शामिल है। दीफ की असल नाम मोहम्मद दियाब अल मसरी है। उसका जन्म साल 1965 में खान यूनिस के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था, जहाँ शनिवार को इजरायली सेना ने उसे निशाना बनाकर हमला किया। दीप पहली बार 1980 के दशक में हमास के साथ जुड़ा था। गाजा की इस्लामी यूनिवर्सिटी से जीव विज्ञान की पढ़ाई के दौरान वह मुस्लिम ब्रदरहुड के करीब आया। हमास को मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा से जुड़ा माना जाता है। हमास की सैन्य गतिविधियों में शामिल होने के चलते 1989 में इसराइल ने गिरफ्तार कर लिया था और 16 महीने जेल में रहा। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दीफ ने सुरंगों का नेटवर्क और बम बनाने में विशेषताएं हासिल की है। हमास में अपने कद को बढ़ाते हुए उसने आत्मघाती विस्फोटक दस्ते को तैयार किया, जो दर्जनों इसराइलियों की मौत के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। साल 2002 में हमास की सैन्य शाखा अल कासम ब्रिगेड का प्रमुख बनाया गया। दीप इतना शातिर और तेज है कि इसराइल ने 7 बार उसकी हत्या की कोशिश की, लेकिन हर बार वह बच निकलता था। आखिरी बार 2021 में उसकी हत्या की कोशिश की गई थी। हमास के सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि इसराइल के हत्या के प्रयास में उसकी एक आंख खो चुकी है। इसके अलावा एक हाथ और पैर में भी गंभीर चोट है।
साल 2013 में हुए इजरायली हवाई हमले में उसकी पत्नी, 7 महीने का बेटा और 3 साल की बेटी मारे गए थे। दीव की केवल 3 तस्वीरें हैं, एक उसके 20 के दशक की, दूसरी उसकी नकाबपोश की और तीसरी उसकी छाया की, जिसका उपयोग वो ऑडियो टेप प्रसारित करने पर करता है। बीते साल दिसंबर में इसराइल के चैनल 12 ने दीव की नई तस्वीर प्रकाशित की थी। इसमें उसकी एक आंख गायब दिख रही थी। फिलिस्तीन में उसे हीरो का दर्जा हासिल है। गाज़ा में उसे मेहमान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो कभी ज़्यादा दिन किसी जगह ठहरता नहीं है और ठिकाना बदलता रहता है। हमास के करीबी सूत्रों के अनुसार वो स्मार्टफोन आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग नहीं करता है। उसे शैडो मैन भी कहा जाता है। हमास के करीबी सूत्रों के मुताबिक 7 अक्टूबर को हुए इसराइल पर विनाशक हमले का फैसला केवल 2 लोगों ने लिया था। ये थे हमास के अल कासम ब्रिगेड की कमान संभालने वाले दीफ और गाज़ा में हमास का नेता याह्या सिनवार। ऑपरेशन इतना गुप्त था कि केवल मुट्ठी भर हमास के नेताओं को ही इसकी जानकारी दी गई थी। यहाँ तक कि हमास के लिए हथियार, प्रशिक्षण और हथियार मुहैया कराने वाले इसराइल के कट्टर दुश्मन ईरान को भी केवल सामान्य जानकारी दी गई थी कि समूह की एक बड़ी योजना बना रहा है। इसके अलावा कोई अन्य जानकारी साझा नहीं की गई थी। ये हम बात करें भारत और मालदीव के सामान्य होते रिश्ते के बारे में। भारत से 150 टन खराब होने वाली खाद्य सामग्री, फल सब्जियां लेकर पहला मालवाहक जहाज मालदीव पहुंचा है। इससे मालदीव की को आयात की कीमतों को स्थिर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। यह जहाज तमिलनाडु के तूतीकोरन बंदरगाह से रवाना हुआ और मालदीव के दक्षिणी एटोल स्थित हितुबी बंदरगाह पहुंचा है। जहाज में ताज़े फल, सब्जियां, प्याज, लहसुन और अंडे रखे गए थे। भारतीय मालवाहक जहाज के मालदीव पहुंचने से खास बात का भी संकेत मिला है। ऐसा लग रहा है कि मालदीव पोर्ट्स लिमिटेड ने भारत से द्वीप राष्ट्र के बीच आयात निर्यात के लिए अपनी समुद्री मार्ग खोल दिया है। भारत के तूतीकोरन बंदरगाह से मालदीव के हितुदू बंदरगाह तक आयात निर्यात के लिए इस समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। कई वर्षों पहले लकड़ी के जहाज़ों में तूतीकोरन से हितुबू बंदरगाह तक खाद्य वस्तुओं को ले जाया जाता था। उस दौरान पूरे वर्ष में एक तय समय में खाद्य वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। अब मजबूत जहाज़ों की मदद से इस समुद्री व्यापार को अंजाम दिया जा रहा है। इस सेवा का संचालन केरल स्थित फिनेस ग्रुप द्वारा किया जाएगा। फिनेस ग्रुप मालदीव को फल और सब्जियों की आपूर्ति करता है। मालदीव की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हितुदू बंदरगाह में भारतीय कंपनियों द्वारा ताज़े फल, सब्जियां, प्याज, लहसुन, अंडे पहुंचाए गए हैं। वे मालदीव की मदद के लिए एक सराहनीय पहल है। मालदीव के अधिकारी ने कहा कि अदूदू शहर के लिए व्यापारिक परिदृश्य को बदलने के लिए बेहतरीन पहल है। इससे मालदीव में वस्तुओं, विशेष रूप से फल सब्जियों के आयात में मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे महंगाई में भी काफ़ी कमी आएगी। आइए हम बात करें अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तिब्बत विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने के लिए रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। चीन ने इस कानून को लेकर अमेरिका की चेतावनी दी थी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इससे कानून पर हस्ताक्षर न करने को कहा था। हालांकि बाइडेन ने चीन के विरोध को दरकिनार कर रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया। रिजॉल्व तिब्बत कानून में कहा गया है कि अमेरिका की नीति है कि तिब्बत मुद्दे को बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। यह कानून तिब्बत के बारे में चीन के झूठ से निपटने की कोशिश की गई है और चीन से तिब्बत के इतिहास के बारे में गलत और भ्रामक प्रचार बंद करने की भी मांग करता है। साथ ही ये कानून चीन के भ्रामक दावों से निपटने के लिए अमेरिका के विदेश विभाग को भी ताकत देता है। कानून में तिब्बती लोगों के अलग अलग धार्मिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि चीन की नीतियाँ तिब्बती लोगों को अपनी जीवन शैली को संशोधित करने की क्षमता को दबाने की कोशिश कर रही है। तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा ने बार बार चीन से तिब्बती लोगों को स्वायत्तता देने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत लोगों को आत्मनिर्णय लेने का अधिकार है। अमेरिकी संसद से जब यह कानून पारित हुआ था तो अमेरिकी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने भारत आकर दलाई लामा से मुलाकात भी की थी। अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख माइकल मैकॉल ने कहा कि यह कानून तिब्बत के लोगों को अपने भविष्य का प्रभारी बनाने में मदद करेगा। चीन रिजॉल्व तिब्बत एक्ट का विरोध कर रहा है। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा था कि वह इस विधेयक पर हस्ताक्षर न करे। चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा था कि कोई भी ताकत जो शिनजियांग को अस्थिर करने या फिर चीन के दबाने की कोशिश करेगी वह सफल नहीं होगी। अमेरिका को विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। चीन अपनी संभवतः सुरक्षा और अपने हितों के लिए सख्त कदम उठाएगा। चीन तिब्बत को शिनजियांग कहकर संबोधित करता है। चीन ने इस साल अप्रैल में कहा था कि वह सिर्फ दलाई लामा के प्रतिनिधियों से बात करेगा, न कि निर्वासन में चली तिब्बत सरकार से। चीन ने दलाई लामा की तिब्बत को स्वायत्तता देने की मांग भी खारिज कर दी है। चीन के तिब्बत पर कब्जे के बाद 1959 में 14वें दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे। उसके बाद से ही दोनों पक्षों में संबंध तनावपूर्ण हैं। आइए हम बात करें अंबानी परिवार के बेटे की शादी के बारे में। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और दवा जगत के दिग्गज उद्योगपति वीरेंद्र मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट शुक्रवार को एक भव्य समारोह में परिणय सूत्र में बंध गए। इस विवाह समारोह में नेताओं के साथ ही हिंदी एवं दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत व हॉलीवुड की हस्तियां और देश के लगभग सभी शीर्ष क्रिकेटर शामिल हुए।
अमेरिकी रियलिटी टीवी स्टार किम कर्दिशियां, उनकी बहन क्लो कर्दिशियां, नाइजीरिया रैपर रेमा, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, प्रमुख तेल कंपनी सऊदी अरामको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमीन नासेर, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन जे ली और दवा कंपनी GSK PLC की प्रमुख कार्यकारी एम्मा वाल्समली जैसी कई प्रसिद्ध हस्तियों ने विवाह समारोह की शोभा बढ़ाई। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान से लेकर अजय देवगन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन तक बॉलीवुड के लगभग सभी शीर्ष कलाकार समारोह में उपस्थित थे। इनमें से अधिकतर अपने परिवारों के साथ समारोह में शामिल हुए। इनके अलावा रजनीकांत, रामचरण और महेश बाबू समेत दक्षिण भारतीय फिल्म जगत के कई कलाकार समारोह का हिस्सा बने। इस शादी में सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, श्रीकांत, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव समेत कई क्रिकेटरों ने भी शिरकत की। मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत 29 ने भारतीय दवा जगत के दिग्गज उद्योगपति वीरेन और शैला मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट के साथ शुक्रवार को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों से विवाह किया। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर का निर्माण अंबानी परिवार ने किया है, इसका स्वामित्व उसी के पास है। नारंगी रंग की शेरवानी पहने दूल्हा अंबानी परिवार के निवास इंटीरियर से सफ़ेद फूलों से सजी एक शानदार लाल कार से जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर रवाना हुए, जहां से बारात मंडप के लिए निकली। अंबानी पर अबू जानी संदीप खोसला द्वारा डिजाइन किए गए पेस्टल रंग के पैजानों में नजर आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश से लेकर दूल्हे की मां नीता, बहन ईशा और उनके पति आनंद पीरामल और भाई आकाश सभी ने अपने पैजानों के पेस्टल रंगों को चुना। आकाश की पत्नी श्लोका एकमात्र अपवाद रही जिन्होंने गहरे गुलाबी रंग का लहंगा पहना। अमेरिकी अभिनेता और रैपर जॉन सीना, तमिल सुपरस्टार रजनीकांत, अनिल कपूर, रणवीर सिंह, दूल्हे अनंत अंबानी के साथ बारात में जमकर नाचे। शाहरुख खान और उनके परिवार का नीता उनके पति ने स्वागत किया, जिसके बाद शाहरुख ने नीता को गले लगाया व उनके साथ नाचे। विवाह संबंधी समारोह इस साल मार्च से जारी है, जिनमें मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, इवांका ट्रंप, जारेद कुश्नेर, पिटबुल, कैटी पेरी, रिहाना और जस्टिन बीबर जैसी हस्तियां शामिल हुई। शुक्रवार से शुरू हुए 3 दिवसीय कार्यक्रम के साथ विवाह संबंधी जश्न पूरा होगा। अनंत और राधिका की जनवरी 2023 में सगाई हुई थी। विवाह समारोह की अतिथि सूची में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल हुए। कर्दिशिया बहनों का बृहस्पतिवार को देर रात ताजमहल होटल में शानदार स्वागत किया गया। उन्होंने विवाह समारोह से पहले मुंबई की व्यस्त सड़कों पर ऑटो रिक्शा की सवारी की। जॉन सीना और रैपर रेमा के अलावा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर एवं बोरिस जॉनसन भी बृहस्पतिवार रात भारत पहुंचे। लाल और सुनहरे रंग की शेरवानी पहने अनंत अपने पिता मुकेश, मां नीता, बहन ईशा एवं पति आनंद पीरामल, भाई आकाश एवं उनकी पत्नी श्लोका मेहता तथा उनके बच्चों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। अनंत ने सुनहरी कढ़ाई वाली बंद गले की शेरवानी एवं पायजामा और उसके साथ स्नीकर पहनी। न केवल अंबानी परिवार ने दूल्हे बल्कि मेहमानों ने भी डिजाइनर भारतीय पोशाकें पहनी। जॉन सीना नीले रंग की बंद गला शेरवानी में समारोह स्थल पहुंचे। रजनीकांत, उनकी बेटी सौंदर्या और उनके पति एवं बेटे ने पारंपरिक तमिल परिधान पहने। धोनी अपनी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ सुनहरे पल के पीले रंग की पारंपरिक पोशाक पहनकर समारोह में पहुंचे। अनिल कपूर ने बंद गला शेरवानी पहनी, जबकि संजय दत्त ने भारी कढ़ाई वाली शेरवानी पहनी थी। निर्देशक निर्माता करण जौहर, फिल्म अभिनेता वरुण धवन, वेंकटेश, संगीत निर्देशक AR रहमान और उनकी पत्नी जैकी श्रॉफ, राजकुमार राव और अनन्या पांडे पारंपरिक भारतीय परिधानों में नजर आए। सारा अली खान अपने भाई इब्राहिम के साथ आई, जबकि जाह्नवी कपूर अपने कथित प्रेमी शिखर पहाड़िया के साथ समारोह में पहुंची। प्रियंका चोपड़ा जोनास अपने पति निक के साथ विवाह समारोह तक पहुंची। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या भी इस भारतीय पारंपरिक परिधान में पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नई खबरों के साथ। धन्यवाद।